हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसए एकेडमी। मैं हूं सिद्धि और आज की इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रही हूं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए टर्म 2 का सिलेबस। आप लोगों का टर्म 1 ओवर हो चुका है और टर्म 1 का सिलेबस जल्दी ही आने वाला है। अब टर्म 2 से रिलेटेड सोशल साइंस की कुछ वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड हैं, जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया पोस्टेड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी है। अब ये वीडियोज आप देख सकते हैं, तब तक आप इन वीडियोज से स्टार्ट कीजिए। और आज हम स्टार्ट करते हैं सिविक्स के चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज से। तो जल्दी से आप लोग अपनी बुक्स के साथ रेडी रहिए और समझिए चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। So I am starting with the first topic in your NCERT book, that is why do we need political parties। आप लोगों को स्क्रीन पे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिख रही है, आप वो साथ साथ देख सकते हैं और अपनी NCERT बुक को भी रेफर कर सकते हैं। द कंप्लीट कंटेंट इन माय वीडियो इज बेस्ड ऑन NCERT बुक। अब आइए, आपका जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, इस पे फोकस करते हैं। हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज की। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कोई भी इंसान है, अगर उसे किसी भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई बात करनी है तो वो सिर्फ एक ही चीज के बारे में जानता है, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। एंड दैट्स व्हाट माय फर्स्ट लाइन सेज, द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी इट इज पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप किसी विलेज में चले जाएं जहां पे दीन दुनिया लोग कुछ नहीं जानते हैं, वहां पे वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जरूर जानते होंगे। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं पता, उन्हें नहीं पता हमारे संविधान में क्या लिखा है, उन्हें नहीं पता हमारी सरकार कैसे चल रही है, उन्हें नहीं पता डेमोक्रेसी क्या होता है, बट उन्हें ये पता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, उन्हें ये पता है कि यहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता चल रही है, वो ये सब बता पाएंगे। तो एक डेमोक्रेसी में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बहुत इजीली विजिबल है और जो लोगों को बहुत इजीली उनकी अप्रोच में है, वो है पॉलिटिकल पार्टी। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्वेश्चन यही उठता है कि पॉलिटिकल पार्टी का होना तो जरूरी है, लोग अच्छे कामों के लिए पॉलिटिकल पार्टी को याद रखते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, बट जैसे ही कोई चीज बुरी होती है, उन्हें ये नहीं पता कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से गलत हो रहा है, उन्हें ये नहीं पता कि ये गलत क्यों हो रहा है, बट दे स्टार्ट ब्लेमिंग द पॉलिटिकल पार्टी। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या होता है। सो अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। क्या मतलब है इस चीज का कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है कुछ उन चंद लोगों से जो इकट्ठे मिलकर इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करते हैं और उसके बाद वो सरकार में पावर होल्ड करते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों को सामने आना पड़ता है जो अपनी कुछ पॉलिसीज के साथ आते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के साथ आते हैं जो जनता के हित में हो। उन्हें ये लगे कि जनता को इन सब चीजों की जरूरत है और हम ये सारी चीजें करके जनता के लिए उनका वेलफेयर, उनका अच्छा कर सकते हैं। वो लोग आगे आकर इकट्ठे मिलकर इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करते हैं, अगर इलेक्शंस जीत जाते हैं तो फिर वो सरकार बनाते हैं। दिस इज हाउ अ पॉलिटिकल पार्टी वर्क्स। अब एक पॉलिटिकल पार्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड रोल प्ले करता है, वो है पार्टिसनशिप। पार्टिसनशिप का मतलब होता है जब कोई एक इंसान बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन जाता है और वो ये सोच लेता है कि मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर काम करना है, मुझे इनकी सारी पॉलिसीज को, सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कराना है जो पब्लिक वेलफेयर में हो, पब्लिक के अच्छे के लिए हो। सो दिस इज हाउ अ पॉलिटिकल पार्टी वर्क्स। अब इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो ये कहती है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी के फीचर्स क्या होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले क्या करती है? अ पॉलिटिकल पार्टी अग्रीज ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देखोगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी ऐसी कोई पॉलिसी सामने लेकर नहीं आएगी जो जनता के खिलाफ हो या जिससे जनता का बुरा हो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि अगर हमें सत्ता में रहना है, हमें यहाँ पर जीतना है, वोट चाहिए, आगे बने रहना है, तो हमें जनता के लिए अच्छा करना पड़ेगा। तो कोई भी पार्टी जो है वो सबसे पहले लोगों के वेलफेयर पे अग्री करती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्टिसनशिप। पार्टिसनशिप के बारे में मैंने आपको बताया कि पार्टीज जो हैं वो सोसाइटी में एक पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक मजबूत कड़ी बनकर रह जाती हैं और उसमें उनको वो मजबूत कड़ी बनने के लिए हेल्प करती है पार्टिसनशिप। तो ये फीचर हर पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए कि वहां पे जितने भी लोग हैं वो उस पॉलिटिकल पार्टी का एक मजबूत हिस्सा बन के काम करें, वो एक डेडिकेशन के साथ उस पार्टी में जुड़ जाएं कि अब हम इस पार्टी के मेंबर्स हैं और हमें इस पार्टी के लिए काम करना है, इस पार्टी के थ्रू हमें लोगों के लिए काम करना है। All right. Now moving on to the next slide, which is the components of political party. अब एक पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो वो इन तीन चीजों के बिना अधूरी है। सबसे पहली चीज है लीडर।
पॉलिटिकल पार्टी मीन्स अ ग्रुप, जहां पर कुछ लोग हैं, वो लोग इकट्ठे मिलकर काम करना चाहते हैं, तो करोड़ों की जनता में काम बहुत सारे लोग कर सकते हैं, बट ये सिर्फ एक ग्रुप सामने आ रहा है। तो इस ग्रुप में ऑब्वियसली बात ये है कि किसी एक लीडर की जरूरत है, तभी किसी एक की बात मानी जाएगी, वरना ओपिनियंस बहुत सारे हैं हमारी पूरी दुनिया में, काफी सारे लोग अपने ओपिनियंस के साथ आगे आ सकते हैं। मुद्दा सिर्फ यही है कि उतने सारे ओपिनियंस को हम चला नहीं सकते। तो इसीलिए ये जो ग्रुप बनता है, ये ग्रुप अपनी रजामंदी से म्यूचुअल डिस्कशन के साथ अपनी जो बात आगे रखता है वो अपने लीडर के थ्रू रखता है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है एक्टिव मेंबर्स, क्योंकि लीडर अकेला कुछ नहीं उखाड़ सकता, लीडर को सपोर्ट चाहिए एक्टिव मेंबर्स का। एक पार्टी जब काम कर रही होती है तो उसमें एक लीडर जरूर होता है जिसको सब जानते हैं। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल को सब जानते हैं, बट अरविंद केजरीवाल अकेले काम नहीं कर सकता, उसको अपनी पार्टी के कुछ एक्टिव मेंबर्स की जरूरत है। वो एक्टिव मेंबर्स हमेशा उसके साथ बने रहे, तभी वो काम कर पाएगा। और उसके बाद बात आ जाती है फॉलोअर्स की। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है फॉलोअर्स। पार्टी पार्टी ही नहीं रहेगी अगर उसके फॉलोअर्स नहीं होंगे। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग पार्टी को पसंद नहीं करेंगे, हम उसे वोट नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो वो पार्टी नहीं बन पाएगी। अगर वो पार्टी बन भी गई तो वो किसी आगे अच्छे लेवल पर आ नहीं पाएगी, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी सक्सेसफुल तभी हो पाएगी जब उसे जनता वोट देगी। तो फॉलोअर्स का होना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी को सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आप लोगों का जो टर्म 2 में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को आज बता रही हूं, अपनी बुक में मार्क कर लो। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आंख बंद करके याद कर जाना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में सबसे पहला फंक्शन होता है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है, काफी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, तो उनका अटमोस्ट मोटिव तो यही है कि वो इलेक्शन लड़ें। अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर उनका कोई वजूद ही नहीं है, वो सामने आ ही नहीं पाएंगे। तो वो इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं। अब इलेक्शंस कंटेस्ट करने में क्या है कि कोई एक बंदा कैंडिडेट बनता है। कैंडिडेट मतलब कि वो इंसान जो सामने आता है इस उम्मीद के साथ, इस जोश के साथ कि मैं लड़ूंगा इस पर्टिकुलर सीट के लिए, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। अब कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए हैं। यूएसए में क्या होता है कि जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो ही इकट्ठे मिलकर के अपना कैंडिडेट डिसाइड करते थे, बट जरूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जिनमें अब नए सिनेरियो के हिसाब से जो जनता होती है वो भी ये डिसाइड करती है कि भाई इस पार्टी से कैंडिडेट कौन होना चाहिए। तो किसी की भी रजामंदी से चूज कर लिया जाता है कि कैंडिडेट कौन होगा, और उसके बेसिस पे पार्टी इलेक्शंस कंटेस्ट करती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी है तो हम भी उम्मीद करते हैं, पूरी जनता उम्मीद करती है कि वो हमारे लिए कुछ काम करे। हमारे लिए अच्छी पॉलिटिकल पार्टी वही है जिसने हमारा अच्छा किया, हमारे लिए काम करा। अगर बिजली नहीं है मेरे इलाके में तो मैं उसी पार्टी को वोट दूंगी जिसने यहाँ बिजली प्रोवाइड कराई। अगर पानी नहीं है तो मैं उसी पार्टी को वोट दूंगी जिसने यहाँ पानी दिया। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलिसीज को चूज कैसे करती है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी इलाके में जाती है, देखती है कि यहाँ क्या परेशानी है, यहाँ के लोगों को चाहिए क्या, और जो वहां के लोगों को चाहिए होता है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, और उसके बेसिस पे वहां के लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें वोट देते हैं। सो दिस इज हाउ अ पॉलिटिकल पार्टी वर्क्स। और वो लोगों के हित के लिए, लोगों के अच्छे के लिए, वेलफेयर के लिए पॉलिसीज सामने लाती हैं और वो काम करती हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी डिमांड्स होती हैं। मैंने आपको बताया करोड़ों की आबादी है, तो इतनी करोड़ों की आबादी में काफी सारे लोगों की काफी विशेष होंगी। सारी विशेष को तो पूरा नहीं किया जा सकता, बट ये एक पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर मोटिव के साथ आ जाती है, या कुछ पर्टिकुलर मोटिव्स के साथ आकर के, और उन्हें पूरा करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग एक बहुत जरूरी काम है, क्योंकि जब हमने एक पार्टी को चुन लिया तो वो पार्टी को हमने सत्ता में बिठा दिया है। अब उस पार्टी का काम है सरकार के साथ में मिलकर पूरे देश के लिए लॉज बनाना, क्योंकि लॉ मेकिंग पार्टी कर रही है तो हमने अपनी तरफ से पार्टी को आगे भेजा है कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा करो। तो पार्टी जो है वो ऐसे डायरेक्शंस पे काम करेगी जो लोगों को अच्छी लगती है, और उन डायरेक्शंस के बेसिस पे हमारे लिए कानून बनाए जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है पॉलिटिकल पार्टी का, टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। यस, हमने पार्टी को जिताया, हमने जिता करके उन्हें आगे भेजा है, तो अब वो सरकार बनाएंगी और उसके बाद सरकार को रन करेंगी। अब ये पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि उन्हें जीतने होते हैं इलेक्शंस जीतने के बाद वो अपने आप चूज करते हैं कि कौन कौन से लोग हमारे मिनिस्टर्स बनकर रहेंगे, कौन कौन से लोग क्या क्या काम करेंगे। वो सारे काम डिवाइड करते हैं और इस तरीके से, इस पूरे प्रोसेस से वो गवर्नमेंट रन करते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ ऑपोजिशन। रोल ऑफ ऑपोजिशन पे एक डिफरेंट अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा ना सेंटर वाला है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव टॉपिक है ये। रोल ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है?
हमने कुछ पार्टीज को जिता दिया, वो पार्टीज जीत गई, वो पार्टीज ने तो सरकार बना ली। अब जिन्होंने सरकार बना ली वो तो रूलिंग पार्टी हो गई। जिन्होंने सरकार नहीं बनाई, क्योंकि जो पार्टीज हार गई, अब उनका क्या काम है? उनका काम होता है वॉचडॉग का। वो क्या करती हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में बैठी है, उसके ऊपर नजर रखेंगे कि वो पार्टी कुछ गलत काम तो नहीं कर रही, उस पार्टी ने कोई गलत स्टेप तो नहीं उठाया, या उस पार्टी की कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें उनसे थोड़ी सी गलती रह गई हो, जो जनता के थोड़े से खिलाफ है। तो ऑपोजिशन पार्टी का काम होता है उन सब चीजों पे नजर रखना और आवाज उठाना। ये काम जनता भी कर सकती है। क्वेश्चन उठता है कि ये काम तो जनता भी कर सकती है, वेरी मच ऑब्वियस, बट जनता इतनी सारी है, इतने सारे लोग इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते कि वो ये सोचे कि रूलिंग पार्टी कब क्या कर रही है। बट ऑपोजिशन वाले लोग तो वहीं सांसद में बैठे हैं ना, वो वहीं सांसद में बैठ के देख सकते हैं कि सामने वाली रूलिंग पार्टी क्या कर रही है और तुरंत क्वेश्चन उठा सकते हैं, और वो क्वेश्चन उठाएंगे। ये भी बच्चे पूछते हैं कि मैम वो क्वेश्चन क्यों उठाएंगे? वो क्वेश्चन उठाएंगे क्योंकि उन्हें रूल में आना है। तो उन्हें रूल में आना है, इसीलिए वो तभी रूल में आ पाएंगे जब वो सामने वाली पार्टी को गिराएंगे। आप लोग आज के सिनेरियो में देखते हो, आज की रूलिंग पार्टी बीजेपी है, सेंट्रल लेवल पे बीजेपी रूल कर रही है। तो नरेंद्र मोदी की पार्टी है। जब भी मोदी सरकार से कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी एक पॉइंट नहीं छोड़ते, एक मौका नहीं छोड़ते, और वो तुरंत उन्हें अपोज करते हैं, उनके अगेंस्ट जाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर दी ऑपोजिशन पार्टीज, दे आर कीपिंग एन आई ओवर द मोदी गवर्नमेंट, और वो ये चाहते हैं कि मोदी सरकार छोटी सी गलती करे, हम उस पॉइंट को पकड़े, उसका फायदा उठाएं और लोगों की अटेंशन गेन करें, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, फिर वो हमें वोट दें और हम रूल में आए। सो दिस इज हाउ ऑपोजिशन पार्टी वर्क्स, और ऑपोजिशन पार्टी का रोल बहुत तगड़ा होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टू शेप पब्लिक ओपिनियन। मुझे वोट चाहिए, मैं चाहती हूं कि मुझे वोट दे, जनता वोट दे, तो मैं क्या करूंगी? मैं आप लोगों से मिलूंगी, आप लोगों को समझाऊंगी कि देखो मैं बहुत अच्छी नेता बनूंगी, आप लोग मुझे वोट देना, मैं आप लोगों के यहाँ पर हर दिक्कत को सुलझाऊंगी, मैं आप लोगों की हर चीज का समाधान निकालूंगी, पब्लिक ओपिनियन बनाऊंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी कि आप अपना, उनका माइंड वॉश करूंगी, उन्हें समझाऊंगी कि आप अपना दिमाग मेरी तरफ लगाओ, मुझे वोट दो। सो दिस इज हाउ पॉलिटिकल पार्टी शेप्स पब्लिक ओपिनियन। आपने देखा होगा जब वो लोग कैंपेनिंग करते हैं, जगह जगह जाते हैं, अलग अलग एरियाज में जाते हैं, वहां पे लोगों से जाकर बात करते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें वोट दो, हम आपके लिए अच्छा करेंगे। सो दिस इज हाउ दे आर शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। और वहीं अगर वो छोटी सी भी कोई गलती कर देते हैं, बिकॉज बहुत सारे एरियाज में आपने सुना होगा लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं और उसके बाद इलेक्शन में जीतकर कोई काम नहीं करते। तो उनकी इस हरकत से भी पब्लिक का ओपिनियन शेप हुआ है, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब हमें इस नेता को वोट नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट जो इनका फंक्शन है, टू प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब कोई भी पार्टी जब जीतती है, जीतने के बाद सरकार बना ली, सरकार बनाने के बाद उसने स्कीम पूरी कर दी, तो स्कीम पूरी करके उन्होंने किसके हाथ में पावर दी है? जनता के हाथ में। जनता के हाथ में पावर दी है कि सरकार की जो मशीनरी है, अब वो आप देखो कि हम कैसे काम कर रहे हैं। जनता को ये दिखाया है कि आप देखो कि हमारी वेलफेयर स्कीम्स आपके लिए कैसी हैं। हमने जनता को एक एक्सेस दे दिया है कि अब हमने आपके लिए जो अच्छा काम करना था वो कर दिया है, आपकी नीड्स और आपकी डिमांड्स पूरी कर दी हैं, आपको हर चीज का एक्सेस दे दिया है। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जनता उन्हें नेक्स्ट इलेक्शंस में जिताएगी नहीं। तो इसीलिए ये उनके लिए जरूरी होता है कि वो लोगों को अपनी मशीनरी क्या कैसे कैसे काम कर रहे हैं इसके बारे में एक्सेस दें, और उन्हें ये बताएं कि आपकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो लागू हो गई हैं, आप इनको एक्सेस कर लो, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि भाई आपका अच्छा हो, हमने आपके अच्छे के लिए आपकी डिमांड्स के अकॉर्डिंगली स्कीम्स ला दी। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। हमने पार्टीज के फंक्शंस पढ़ लिए, पार्टीज क्या होती हैं ये पढ़ लिया। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास कितनी पार्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे लिखा है वन पार्टी सिस्टम। अब वन पार्टी सिस्टम का मतलब नाम से ही सजेस्ट हम कर सकते हैं कि जहां पर एक पार्टी हो। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज पहले थी जहां पर एक ही पार्टी होती थी। तो एक पार्टी होने का क्या मतलब है? एक पार्टी होने का मतलब कि एक ही पार्टी है, कोई ऑपोजिशन नहीं है तो कोई वॉचडॉग नहीं है। ऑपोजिशन नहीं है तो इसका मतलब कोई ध्यान नहीं रख पाएगा उस पार्टी का, वो पार्टी अपनी मर्जी की मालिक है, जैसे मर्जी चले। इसके बाद वन पार्टी है, तो वन पार्टी में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। वी आर फोर्स्ड टू मतलब कोऑपरेट विद दैट पार्टी ओनली, वी आर फोर्स्ड टू सर्वाइव विद दैट पार्टी ओनली, वी आर फोर्स्ड टू अग्री ओवर द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ दैट पार्टी ओनली, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस। राइट, सो वन पार्टी सिस्टम जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी किसी और को आने ही नहीं देती थी, सिर्फ अपनी सत्ता चलाती थी। सो दिस वाज हाउ वन पार्टी सिस्टम वर्कड। आज के टाइम पे बहुत स्लो वर्किंग है, वन पार्टी सिस्टम नहीं है कहीं, मतलब ज्यादा लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, और अगर है भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के साथ है। नाउ मूविंग ऑन टू टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम कुछ कंट्रीज में पावर यूजुअली डिवाइड कर दी जाती थी दो पार्टीज के बीच में, कि मतलब अगर एक पार्टी नहीं टिक पा रही है तो लेट्स गिव दैट पार्टी अ कॉम्पिटिशन, दूसरी पार्टी
पार्टी ले आते हैं, 2 पार्टी का सिस्टम दे देते हैं, तो वहां पर दोनों पार्टीज के बीच में एक इलेक्शंस कंटेस्ट किए जाते थे और जो भी पार्टी जीतती थी वो सत्ता में आ जाती थी। तो 2 पार्टी सिस्टम चलता था, यूके में, यूएसए में चलता था ये सिस्टम। ऑलराइट, अब 2 पार्टी सिस्टम के बाद आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम आता है इंडिया में। हमने काफी सारी पार्टीज को एक यहाँ पर रहने के लिए जगह दे दी, एक प्लेटफॉर्म दे दिया। काफी सारी, आज के टाइम पे अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछेंगे, वहां का अगर आप डेटा निकालते हैं, तो मोर देन 750 पार्टीज इंडिया से रजिस्टर हो चुकी हैं। तो इतनी सारी पार्टीज हैं, तो इसका मतलब वी आर ऑपरेटिंग अ मल्टी पार्टी सिस्टम। हमने हर एक पार्टी को ये अलाउ किया है कि आप आइए, आमने सामने आइए, टकराइए, जो जीतेगा वो बन जाए सरकार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया जैसी और काफी सारी कंट्रीज हैं जो मल्टी पार्टी सिस्टम बनाती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों का ये खड़ा होता है, और इस चीज को ध्यान से समझना क्योंकि ये आगे भी आप लोगों के काम आएगा। मल्टी पार्टी सिस्टम तो है, पूरी इंडिया में इलेक्शंस हुए, बट पूरी की पूरी इंडिया में तो बीजेपी नहीं जीती। ऑब्वियस सी बात है, ये तो अभी भी चल रहा है। अगर कांग्रेस हारी तो पूरी की पूरी इंडिया में नहीं हारी, अगर आम आदमी पार्टी हारी तो पूरी इंडिया में नहीं हारी। सेंट्रल लेवल पे बीजेपी जीत गई। वाई बीजेपी? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स बीजेपी रिसीव्ड। तो बीजेपी को मेजॉरिटी वोट्स मिलने की वजह से जो बीजेपी का लीडर था वो बन गया प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल लेवल पे बीजेपी आ गई। बट व्हाट अबाउट द स्टेट्स जहां पर कांग्रेस पार्टी जीत गई? व्हाट अबाउट द स्टेट्स जहां पर आम आदमी पार्टी जीत गई? अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत गई, महाराष्ट्र में कांग्रेस जीत गई, राजस्थान में कांग्रेस जीत गई। अब क्या करें? क्या हम इन लीडर्स को ये कह दें कि क्योंकि मेजॉरिटी में तो बीजेपी जीती है, अब आप लोगों को भी हम हारा हुआ समझेंगे और हम बीजेपी की लीडर्स को ही जिताएंगे यहाँ पर भी? ऐसा तो नहीं हो सकता, ये अनफेयर है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? बीजेपी की सरकार सेंट्रल लेवल पे हमने बना दी, स्टेट लेवल पे अपनी अपनी उन्हीं गवर्नमेंट्स की सरकार बनेगी जो वहां पे लीडर्स जीते। अगर कांग्रेस जीती है तो कांग्रेस की सरकार, आम आदमी पार्टी जीती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार, जहां बीजेपी जीती है वहां बीजेपी की सरकार। पर इस सिस्टम को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का हिंदी में मतलब है मिली जुली सरकार, जहां पर सांसद में जब बीजेपी बैठेगी तो बीजेपी को अपने साथ महाराष्ट्र का जो कांग्रेस का सीएम है उसे भी बिठाना पड़ेगा, राजस्थान का जो कांग्रेस का सीएम है उसे भी बिठाना पड़ेगा, और दिल्ली के आपके सीएम को भी बिठाना पड़ेगा। बराबर की रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, बराबर की इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, बिकॉज वो वहां वोटों से जीते हैं, पैसों से नहीं। तो इसीलिए वो वहां पर वो उसी चीज के हकदार है जिस चीज के हकदार बीजेपी के जीते हुए नेता हैं। तो इसीलिए वहां पर उन्हें साथ में बैठकर इकट्ठे मिलकर के सरकार फॉर्म करनी पड़ेगी और चलना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये सिस्टम चलता रहता है। अब पार्टीज को जीतने के लिए मिलना भी पड़ता है, उन्हें संगठन करना पड़ता है। इस सिस्टम को हम कहते हैं अलायंस। कि अगर हमने ये भी अलाउ किया, मल्टी पार्टीज हैं, एक पार्टी इकट्ठे मतलब एक अपने बलबूते पे आगे नहीं बढ़ सकती, जरूरी नहीं है। तो हो सकता है उस पार्टी को किसी का सपोर्ट चाहिए हो तो वो दूसरी पार्टी का सपोर्ट ले लें, एंड दैट सिस्टम वी कॉल अलायंस सिस्टम। वो इकट्ठे मिल जाते हैं, संगठन बना लेते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, वोट्स ज्यादा मिल पाते हैं इस तरीके से उन्हें। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कि हमारी अब जो पार्टीज हैं उन पार्टीज को हम डिवाइड करके रखते हैं, जैसे कि नेशनल पार्टीज है, स्टेट पार्टीज हैं, और ये नेशनल पार्टीज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, अपनी बुक में यहाँ तक के पोर्शन को अच्छे से रीड कीजिए, जो भी आपके इसमें से डाउट्स हैं उनके साथ कमेंट सेक्शन में आइए। एंड टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टे ट्यून टू माय चैनल, कमेंट बिलो विद योर सजेशंस and obviously doubts, and I'll be back with another video very soon. Thank you for watching, friends.